हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने ही चैनल रियल टिक्स सवाल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस सेशन से आपको 20 नंबर मिलने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है लाग 9 बेस ए इक्वल टू 2, लाग 8 बेस बी इक्वल टू 3 हो तो लाग बी बेस ए का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें ए और बी का मान निकालना पड़ेगा इस समीकरण से। तो इस समीकरण से ए और बी का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूला का यहाँ पर लिखे हैं, इसको देखिए लिखा हुआ है लाग एन बेस ई इक्वल टू एक्स। ठीक, तो यहाँ से हमारा जब लाग घटता है तो क्या होता है हमारा, देखिए जो हमारा एक्स है यहाँ पर एन के जगह पर आ जाएगा, और जो हमारा एन है यहाँ पर ए एक्स के जगह पर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स इक्वल टू एन। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, इसको देख लीजिए ध्यान से। इसी फार्मूला से हम ए और बी का मान निकालने वाला है। तो चलिए ध्यान देखिए। देखिए सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण से ए और बी का मान निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है log 9 बेस ए इक्वल टू 2। चलिए तो क्या करते हैं, फार्मूला में क्या करते हैं, 2 हमारा जाएगा 9 की जगह पर और 9 आएगा हमारा 2 की जगह पर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते। क्या हो जाएगा हमारा लाग घटेगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर 2 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा। उसके बाद से हम 9 को क्या लिखते हैं, चलिए बताइए। ए स्क्वायर इक्वल टू हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए आपको घातांक का नियम पता होगा। आपको घातांक का नियम क्या बोलता है हमारा, देखिए जब हमारा पावर सेम होता है तो बेस इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ पर पावर सेम है तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें ए का मान निकालेगा। आई होप इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बी का मान निकालते हैं। बी का मान कैसे निकालेंगे, अब हम दूसरे समीकरण से बी का मान निकालेंगे। तो बी का क्या दिया है log 8 बेस बी इक्वल टू 3 दिया है। फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, नहीं log तो हट जाएगा, log हट जाएगा तो क्या हो जाएगा b के पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि b हमारा आएगा 3 के जगह, 3 आएगा 8 की जगह पर, 8 जाएगा 3 की जगह पे, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या हो जाएगा, अब 8 को क्या लिखते हैं, ये b के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो, देखिए यहाँ भी बेस हमारा अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है। तो जब पावर सेम होता है तो बेस को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। आई होप b का मान निकाले हैं, यदि समझ में आ गया। चलिए जब हमें a और b का मान पता चल गया तो हम लाग b बेस a का मान नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे क्यों नहीं। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर रख देते हैं। लॉग b का मान क्या निकाले, b का मान निकाले हैं 2, ठीक, और a का मान क्या निकाले, यहाँ देखिए 3 निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा log 2 बेस 3। ऑप्शन देख लीजिए लिखा हुआ है पहला ऑप्शन log 2 बेस 3 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, log 2 बेस 3 इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि इतना प्रश्न, ये पहला प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर पहला प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न भी आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है, log a बेस बी इंटू लाग बी बेस सी इंटू लाग सी बेस ए का मान है। तो चलिए इसमें भी फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है ये इस तरह, log m अगर बेस में n हो तो क्या होता है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log m बट्टे log n, इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, उसके बाद से सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, इसी फार्मूला पर इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद से देखते हैं क्या होता है। देखिए log a बेस b को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log a बट्टे में log b, इस तरह लिख सकते हैं। इसे इंटू है तो इंटू, log b बेस c को क्या लिख सकते हैं log b बट्टे log हम c लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको log c बेस a क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं log c बेस बट्टे log a। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए log c से log c, log b से log b, log a से log a, सब कट गया, बचा क्या केवल 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए 1 मार लेते हैं। अब वो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न समझ में आ गया है। देखिए अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ गया, इसको देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू लाग ए बेस बी कामा y इक्वल टू लाग बी बेस सी तथा z इक्वल टू लाग सी बेस ए हो तो
एक्स वाई जेड का मान है। तो चलिए ये तो बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा, तो ये भी प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक। यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो आपको एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है। जब एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड का मान नहीं निकाल लेंगे। चलिए इसको निकालते हैं। आपको एक्स का वैल्यू क्या दिया है, दिया हुआ है log ए बेस बी इंटू वाई का वैल्यू क्या दिया है, log बी बेस सी इंटू जेड का वैल्यू क्या दिया है, log सी बेस ए। जब इसको इतना लिख दिए हैं तो दूसरा फार्मूला में जो दूसरा सवाल लगाए उसमें क्या किए हैं, दूसरा सवाल में दूसरा फार्मूला लगाए हैं, तो इसमें भी उस फार्मूला का हम यूज करके इसको लगा लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ए बेस बी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ए अपॉन log बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इंटू log बी क्या हो जाएगा, log बी बेस सी क्या लिख सकते हैं, log बी बट्टे में log सी, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log सी अपॉन log ए, ये लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी देखिए सब कटने वाला है, log बी से log बी, log ए से log ए, log सी से log सी, इसमें भी सब कट गया। तो बचा क्या, केवल 1 बचा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए दिया हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0 के मूलों का समांतर माध्य है। इसमें भी फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या किस तरह निकालेंगे समांतर माध्य, चलिए आपको पता होगा समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो चलिए पहले समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू हमारा होता है, लिखते हैं 2 मिनट। समांतर माध्य इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये फार्मूला याद होगा तो समांतर माध्य इसमें आराम से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये हमारा मूलों का योग होता है। तो आपको जब समीकरण दिया है तो इससे मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। तो मूलों का योगफल इस समीकरण से निकालिए। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपन ए, यानी कि एक्स का गुणक माइनस एक्स के गुणक बटे एक्स स्क्वायर गुणक। यहाँ पे एक्स का गुणक क्या है, -10। अब माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अपान में क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणक। एक्स स्क्वायर गुणक क्या है यहाँ पर 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, तो समीकरण हम रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिए 10, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है और वीडियो भी समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला भी प्रश्न आ गया, तो इसको देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। तो चलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए जो दिया है इसको लिख देते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, 36 पाई दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई खत्म, इसको काट दीजिए, 4 9 36, 9 बार में, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। तो r का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3। चलिए जब r का वैल्यू पता चल गया तो गोले का आयतन निकाले। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, ये होता है। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। 4/3 और यहाँ पे पाई में दिया है तो पाई को इसी तरह रन देंगे, और r का वैल्यू दिया है 3, यानी कि r का क्यू, तब क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, इसका मल्टीप्लाई कर 3 3 9 चौको 36 पाई घन सेम, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब तक जितना प्रश्न कराया सब एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको देखिए, ये लिखा हुआ है 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्या है क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इसकी त्रिज्या, यानी कि आपको 3 गोला दिया है ऑलरेडी, उसका त्रिज्या दिया हुआ है तीनों गोला का, और इन तीनों गोला को पिला करके एक बड़ा सा गोला बनाना है, उसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिज्या जो दिया है गोला का। तो गोला का एक त्रिज्या दिया है r1 इक्वल टू क्या दिया है, r1 इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक 3 हो जाएगा। उसके बाद r2 का वैल्यू दिया है, r2 का वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद r3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। चलिए
R1 R2 और R3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे और उसके इक्वल करना है एक बड़े गोलों को। तो क्या करेंगे, चलिए बताइए। इस फार्मूला देखिए, पहले गोलों का आयतन निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस, जब दूसरा गोला का आयतन निकालेंगे क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस, तीसरा निकालेंगे क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें एक बड़ा गोला बनाना है। तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक, और पाई कैपिटल R लिख देते हैं और क्यू कर लेते हैं, ठीक। अब चलिए इसके माध्यम से अब निकाल लेते हैं जो जो वैल्यू दिया है। इसमें सबसे पहले इसमें कॉमन कर लेते हैं। इसमें कॉमन दिख रहा है 4/3 पाई यहाँ तक, तो इसमें कॉमन कर लेंगे 4/3 पाई कर लेंगे। और इसमें क्या बच रहा है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ से क्या हो रहा है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और इसमें कटने वाला है, इसको काट दीजिए। चलिए काट देते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। जब इसको काट देंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया, बचा क्या R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ठीक। तो R1 R2 R3 की वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 29 27 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद चलिए इसको करते हैं, 4 का जब क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। उसके बाद जब 5 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125, इसका क्यू हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल R क्यू, क्योंकि आपका कैपिटल R क्यू की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको सबको जोड़ ले देखिए, 5 4 9 9 और 9 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हाथी लेख 2 6 8 2 10 1 11, फिर से 1 1 2 216 इक्वल टू R क्यू। चलिए यहाँ से अब इसको R क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए ये किसका क्यू है 216 किसका क्यू है, यह हमारा 6 का क्यू है, ठीक। 6 का क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा R का क्यू, ठीक। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अब इसको काट दीजिए। जब हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी बताएं पिछले वाले सवाल में, जब हमारा पावर सेम होता है तो बेस को इक्वल कर देते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। आई होप यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन है किस तरह लगाए हैं, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया, देखिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का कितना प्रतिशत है। यानी कि आपको क्या बोला है 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास बोल रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये रेडियस है, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। अर्ध व्यास R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बोला है वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का कितने प्रतिशत है। चलिए पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका परिधि तो अब प्रतिशत निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाता है पाई R स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा पाई R की वैल्यू कहते हैं 5, 5 की स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि हमारा हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसका परिधि बोला है, तो परिधि क्या होता है, परिधि हमारा होता है 2 पाई R, ये होता है। तब क्या हो जाएगा परिधि कैसे निकालेंगे 2 पाई R का वैल्यू दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई, तो परिधि हो गया 10 पाई, क्षेत्रफल हो गया 25 पाई सेंटीमीटर को, ठीक है। अब आपसे बोला है इसका जो परिधि वृत्त का जो क्षेत्रफल है परिधि का कितने प्रतिशत है, परिधि का बोला है, मतलब जिसके में का लगा वो नीचे रहेगा, ठीक। तो निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाले यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। 25 पाई, अब क्या बोला है परिधि का, यानी कि परिधि क्या है 10 पाई, और कितना परसेंट बोला है, परसेंट बोला है ना, तो 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए ये पाई से पाई खत्म, ये 1 0 से 1 0 खत्म। अब क्या हो जाएगा 25 से 10 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर 250, क्या हो जाएगा 250% जो हमारा है इसके जो दो बोला है 5 सेंटीमीटर व्यास का कितने क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 250% होगा। इसमें 250% ऑप्शन दिया है डी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह भी प्रश्न आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा।